नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का सेकेंड चैप्टर, जो कि है विष के दांत, जो कि एक कहानी है जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, एक जानकारी ले लीजिए आप लोग। दोस्तों, आप जिस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ कृपया आप इस पे विश्वास करके आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखें और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। इसी तरीक़ा से केवल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। एक बार दोस्तों विश्वास कीजिए, मैं आशा दिलाता हूं आपको कि 480 प्लस का टारगेट लेके चलिए आप लोग भी। और मुझे आशा है, विश्वास है कि इस बार हमारे चैनल से ही बिहार बोर्ड का टॉपर आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप लोग भी इस जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारांश को। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है विष के दांत, जो कि एक कहानी है। ये जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों, हम लेखक के का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय क्या है? तो लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल करके आप लोग भी नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो नोट बनल रहेगा आपके पास, तो उसमें आपको सहायता मिलेगा। दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा का पिक है, यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटो। तो इनका जो नाम है क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा है। और इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था, जो कि स्थान का नाम क्या है? बदरघाट। इनके पिता का नाम जो था क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था दोस्तों? इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। और इनके माताजी का जो नाम था क्या था? रत्नावती। आशा है दोस्तों कि आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और एक दो बार देख लीजिए अगर वीडियो, तो आपको हमको लगता है कि दूसरे तीसरी बार देखने का जरूरत, तीसरी चौथी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, इनके माता का नाम क्या था? रत्नावती था। और क्या कहते हैं, भाषा जो है इनका क्या था? भोजपुरी। ये जो क्या कहते हैं, नलिन शर्मा जो थे वो भोजपुरी भाषी थे। प्रसिद्ध रचना इनकी जो थी दृष्टिकोण थी, जो कि 1947 में छापा गया था। और साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड था। दोस्तों, आपसे पूछ दिया जाएगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो क्या बोलिएगा दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी की, ठीक है। अगर पूछ दे साहित्य का इतिहास, दर्शन किसकी रचना है, तो क्या बोलिएगा? नलिन बिलोचन शर्मा का है, ठीक है। अगर पूछ देगा मानदंड, मानदंड किसकी रचना है, तो बोलना है, ऑप्शन में मारना है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। जो है इनका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को हुआ था। क्या कहते हैं, चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो मृत्यु है ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। और जो थे नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वे प्रख्यात विद्वान थे। क्या थे? नलिन बिलोचन शर्मा जो है क्या कहते हैं, विषय जो है ना, किस विषय के प्रख्यात विद्वान थे? तो हिंदी के थे, संस्कृत के थे, अंग्रेजी के थे। इन सारे विषयों में पूरा निषाद मतलब विद्वान थे, बहुत ही महारत हासिल किए हुए थे जो है हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में कौन प्रख्यात विद्वान थे, तो क्या मारिएगा ऑप्शन में? वहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सारांश पे चलते हैं। सारांश क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। विष के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? विष के दांत के कहानी का कहानीकार जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के परिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर किया गया है। दोस्तों, इस में जो है ना, इसमें क्या उजागर किया गया है? अत्यधिक लार प्यार जो है ना, दुलार आदमी को जो है ख़राब कर देता है। इसीलिए किसी भी इंसान को ज़्यादा नहीं प्यार करना चाहिए, नहीं दुलार करना चाहिए, ठीक है। सिंपल जितना ज़रूरी है उतना मतलब करना चाहिए, बाकी जो है ना एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से हमारा ये जो है एक कहानी है, आपको धीरे धीरे अंतिम तक में जो है देखिए समझ आ जाएगा।
क्या कर रहा है कि इस कहानी में सेन एक अमीर व्यक्ति है। देखिए दोस्तों, इस कहानी में जो है क्या नाम है, सेन। सेन साहब जो है, सेन नाम का जो आदमी है जिसको सेन साहब बोलते हैं हम लोग, वे एक अमीर व्यक्ति है जो फैक्ट्री के मालिक है। वे क्या है, फैक्ट्री चलाते हैं। उनके पास एक फैक्ट्री है जो उनके मालिक है। उन्हें अपने घर पर काफ़ी घमंड है। उनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, यानी कि सभी चीज़ है। यह जो है पूरा अपना घर पे जो है घमंड करता है। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। यानी कि जो सेन जो है, सेन साहब उसको बोलते हैं जो है ना, ये गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। सेन साहब के पास एक नई काले रंग की मोटर कार थी जिसका नाम स्ट्रीमल इन था। दोस्तों, आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में कि जो है सेन साहब के पास जो मोटर कार था उनका नाम क्या था, तो क्या बोलिएगा, स्ट्रीमल इंट। क्या नाम था, स्ट्रीमल इंट, जिसका दाम जो है 7,500 रुपया था। उनका दाम कितना था, 7,500 रुपया। ये दाम भी पूछ देता है कभी कभी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सेन साहब के पास कार था उनका नाम था स्ट्रीमल इंट, और क्या कहते हैं उनके पास जो उसका दाम कितना था, 7,500, यानी कि 7,500 रुपया उनका दाम था कार का। सेन साहब कार को बहुत ही मेंटेनेंस में रखते थे। यानी कि समझिए कि कार को मतलब इस तरह से साफ़ सफाई रखते थे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखल, अगर कार पर जरा भी कुछ लग जाए तो मानो कपड़े की सामत आ गई हो, ठीक है। यानी कार का ड्राइवर कपड़ा रगड़ रगड़ के उस गाड़ी को क्या करता था, कार को साफ करता था। सेन साहब के 5 बेटी थी। बेटी के बाद जो है एक बेटा हुआ था, ठीक है। उसमें जो है जिसका नाम था, क्या नाम था, कासू नाम था उसके बेटा का। दोस्तों, क्या नाम था उनके बेटा का, कासू नाम था, ठीक है। कभी कभी जो है ना सेन साहब के 5 बेटी का नाम भी पूछ देता है। तो दोस्तों, हम 5 बेटी का नाम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा 5 बेटी का नाम, ठीक है। पूछ देता है नाम कभी कभी, इसमें नहीं नोट किया गया है, लेकिन आप लोग कॉपी में मेंटेनेंस कर लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने 5 बेटी का नाम लिख दिया। एक बेटी का नाम था सीमा, दूसरा का नाम था रजनी, ठीक है, र जो नजरी का रजनी लिख लीजिए कॉपी में। और तीसरे बेटे का नाम था आलो, चौथी का नाम था शेपाली, और 5वें का नाम था आरती, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, पहली बेटी का नाम था सीमा, दूसरी का नाम था रजनी, तीसरे का नाम था आलो, चौथी का नाम था शेफाली, और 5वीं का क्या नाम था, आरती। ये 5 बेटियां थी उनकी, किनकी, सेन साहब की, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेन साहब के 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ, ठीक है। अपवाद में एक बेटा हुआ था उनको आशा नहीं था कि अब बेटा भी होगा, ठीक है। तो 5 बेटी के बाद क्या हुआ, एक बेटा हुआ। चलिए, कासू उनका नाम रखा। क्या नाम रखा, कासू, ठीक है। कासू सेन साहब का पुत्र था, ठीक है। कासू जो है वो सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। उनको सभी क्या कह के पुकारते थे, खोखा, ठीक है। खोखा पुकारा जाता था। खोखा अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। यानी कहने का मतलब है कि घर में सब बेटी बेटा के लिए, सबके लिए, बेटी के लिए नियम था, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं था, ठीक है। यानी कहते हैं, क्या कहते, देखिए, यानी कहने का मतलब खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, पर वह 5 बेटी अगर नियम का पालन नहीं करती थी तो उन्हें डांट फटकार लगता था। यानी इनकी 5 पुत्रियां थी। 5 कितनी पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां थी, जिसे कठपुतली के समान माना गया है, ठीक है ना। उनकी माता उन्हें, उनके पिता उन्हें क्या मानते थे, कठपुतली के समान मानते थे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, उसकी 5 बेटी, सेन साहब अपनी 5 बेटियों को, या उनकी पत्नी, सेन साहब की पत्नी अपनी 5 बेटियों को क्या कहते हैं, किसके समान मानते हैं, तो क्या बोलिएगा, कठपुतली के समान मानते हैं, ठीक है ना। इसे हर प्रकार की तमीज़ सिखाया गया है। बेटी को क्या करना है वो तो नहीं सिखाया गया, लेकिन क्या नहीं करना है वो ज़रूर सिखाया गया है। पर खोखा के लिए कोई नियम नहीं है। इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है।
कौन? खोखा। इस कहानी में जो है बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है खोखा, यानी खोखा एक जिद्दी लड़का है। कैसा लड़का है खोखा? जिद्दी लड़का है, जो उसके मन में आता है वही करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है। उसकी हर गलती में माता पिता को क्या होती है? खुशी मिलती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, ठीक है ना। उसको क्या मिलती है? उसको खुशी मिलती है कि मेरा बेटा आगे चल के इंजीनियर बनेगा। कोई एक बार कहता है बिजनेसमैन बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ देता है, कभी पूछ देगा कि उसका बेटा, खोखा का बेटा आगे चल क्या बनना चाहता था, तो इंजीनियर। या पूछेगा आपसे कि क्या सेन से आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, तो या तो इंजीनियर मारिएगा, या इंजीनियर और बिजनेसमैन दोनों रहेगा, तो वहाँ इंजीनियर और बिजनेसमैन दोनों मार सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये कोई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब मजदूर है जिसका नाम क्या है? गिरधर लाल है। सेन साहब की फैक्ट्री में एक मजदूर काम करता है, गरीब है, जिसका नाम क्या है? गिरधर लाल है, ठीक है। गिरधर लाल है, ठीक है। गिरधर लाल के बेटे का नाम मदन है। गिरधर लाल के पास, गिरधर लाल को भी एक बेटा है जिनका नाम क्या है? मदन है। गिरधर लाल स्वाभिमानी व्यक्ति है। गरीब है तो याद रखिएगा दोस्तों, गरीब लोग ही स्वाभिमानी होता है। अक्सर हुआ करता अमीर भी, लेकिन 100% में जो है ना, 90% जो है गरीब लोग ही स्वाभिमानी होता है, 10% अमीर लोग भी होता है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया ख़राब नहीं है, दुनिया में कुछ कुछ लोग ख़राब हो गया है, ठीक है ना। वही इस कहानी में बहुत ही अच्छा कहानी है दोस्तों। हमें समझाया गया है कि किस तरह से अमीर व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति पे जुल्म ढाता है, उसके बारे में बताया गया है। गिरधर लाल स्वाभिमानी व्यक्ति है। एक समय की बात है कि मदन सेन के गाड़ी के पास खेल रहा था, यानी कि उसकी गाड़ी को छूना चाहता था, समझिए। यानी कि गाड़ी के, मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा जो है, वह सेन के गाड़ी के पास खेल रहा था। वहाँ खेलने या गाड़ी के आसपास आने से मना करता है। कौन मना करता है? वहाँ पे जो उसका शोफर, यानी कि गाड़ी का जो ड्राइवर रहता है, वो उनको क्या करता है? मना करता है कि गाड़ी के पास मत खेलो, ठीक है। इसी बीच ड्राइवर और मदन के बीच में झड़प हो जाता है, ठीक है। उसी समय सेन साहब के ड्राइवर उसे धक्का मार देता है और मदन क्या होता है? सड़क पर गिर जाता है, ठीक है। छोटा सा लड़का था और वो ड्राइवर क्या करता है? उस लड़के को नोक झोंक होता है वहीं पे दोनों में, ठीक है। वो बच्चा है, नहीं समझता था, तो उनको धक्का मार देता है। धक्का मार देता है तो लड़का ज़मीन पर क्या कहते हैं? गिर जाता है, जिसके पैर में चोट लग जाता है और क्या कहते, लड़का के पैर से खून निकल जाता है, ठीक है। सेन साहब का ड्राइवर मदन पर झूठा आरोप लगा देता है और मदन की माँ की और पिता का जो है उनको बदनाम करता है और उल्टा पुल्टा जो है उनकी माँ को वहाँ पे बोलता है, ठीक है। कौन? सेन साहब बोलते हैं वहाँ पे, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं उनको। उसके बाद जब वो लड़का मदन अपने घर जाता है, तब मदन बच्चों के साथ में क्या करते रहता है? खेलते रहता है, ठीक है। बच्चे सब खेल रहे थे, ठीक है। तो तभी वहाँ कहीं से कासू पहुँच जाता है, ठीक है। तभी वहाँ पे क्या होता है? जब बच्चे सब खेल रहे थे, गांव के बच्चे सब, तभी वहाँ पे कासू पहुँच जाता है और कासू दावे के साथ बोलता है कि मैं भी इस खेल में शरीक हूँगा, यानी मैं भी इस खेल में खेलूँगा। वहाँ पे जो खेल खेल रहा था बच्चे सब, क्या खेल रहा था? लट्टू नचाने का। दोस्तों क्या ऑप्शन मार के आइएगा, कहीं ऑप्शन में रहेगा लड्डू नचाने का या लट्टू नचाने का, तो लट्टू मारिएगा, लड्डू नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे सब कौन सा खेल खेल रहा था? लट्टू नचाने वाला खेल खेल रहा था, ठीक है। चलिए, तो खेल खेल रहा था। सभी बच्चे जो है ना, सभी बच्चे सब खेलने के लिए तो देता है, लेकिन मदन जो है, मदन, क्योंकि उसने मदन का क्या कहते हैं, उसके पिता ने मदन के माँ को बदनामी किया था, ठीक है। लेकिन मदन जो है उसे खेलने नहीं देता है, ठीक है। मानो कि हंस और कौवे की जो है जमात में आकर के शामिल हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ हंस जो है, मानो हंस मतलब हुआ, यहाँ पे बताया गया है कि जो महल वाला है वो झोपड़ी वाला के साथ में आकर खेलने में के लिए आया है। तो यानी कहने का मतलब हंस, कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि कासू हंस है और मदन सब क्या है? कौवा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि मानो कि हंस कौवे के जमात में आकर के शामिल हो गया हो, ठीक है। तो ये दोनों लड़का में तभी नोक झोंक हो जाता है। फिर वहाँ पे दोनों दोनों जो है खेलने के लिए, वो क्या कहता है? मदन कहता है हम खेलने नहीं देंगे, कासू कहता है हम खेल के रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है। वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है दोनों में। क्या होती है? दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों मदन और कासू में जो है ना लड़ाई छिड़ जाती है दोनों में। देखिए किस तरह से है, दोनों
दोनों में काफ़ी लड़ाई होता है। हाँ, मदन जो है महल वाले जो है, देखिएगा अक्सर जो है जब लड़ाई होता है तो महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जो है ना, अक्सर क्या होता है, महल वाले ही जीतते। क्या होता है दोस्तों, अक्सर लिख दीजिए अच्छा से, कोई बात नहीं। अक्सर जो है लड़ाई जब होता है महल वाला और झोपड़ी वाला में, तो महल वाला ही जीतता। क्योंकि देखिए गरीब के पास क्या होता है, गरीब के पास उतना पैसा नहीं है, अमीर उसको दबा के रखता है। और क्या कहते हैं, कौन गरीब जो है अमीर से जाकर लड़ाई करना चाहेगा, ठीक है। इसीलिए गरीब सब क्या कहते हैं, गरीब का उसका मदद नहीं करता है, गरीबों का और जो कुछ करता है अमीर आदमी वो सब गरीब सह लेता है, ठीक है। कहाँ से उतना लोग जो है उससे लड़ाई करने के लिए जाएगा। तो वहीं पे कह रहा है कि अक्सर महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जो है अक्सर महल वाले ही जीता करते हैं, ठीक है। वहाँ सभी बच्चे खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे, डर से कोई बच्चा लड़ाई छुड़ाने नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद लड़ाई छूटती है, जिसमें मदन ने कासू यानी खोखा का 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों वहां से घर चले जाते हैं। जब क्या, ठीक है, देखिए समझ में आ गया ना। यानी पूछता है क्वेश्चन में कि मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ा था, बताइए तो मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। उसके बाद दोनों वहां से घर चले जाते हैं। अब जैसे ही सेन को इस बात का पता चलता है, गिरधर लाल को यानी मदन के पिता को नौकरी से क्या करता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद शाम में जैसे ही मदन के पिता घर लौटते हैं तो मदन को घर में नहीं पाते हैं, मदन जो है अपने घर में नहीं था, ठीक है। उसकी माँ से पूछते हैं मदन कहाँ है, तो माँ जवाब देती है कि डर से घर नहीं आया है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे कर रहा है कि मदन जो है अभी तक डर से घर नहीं आया है, ठीक है। तो उसके पिता उसकी माँ दोनों जो है ना बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। थकल आए थे उसके पिता तो बातें करने लग जाते। तभी मदन चुपके से घर की रसोई घर में घुस जाता है, कहीं से आया था चुपचाप घुस गया और दरवाजे के पास चुपके से खड़े होकर के सारी बातें सुनता है, ठीक है। तभी अचानक उसके पैर के नीचे लोटा टकरा जाता है और वह वहाँ से भाग निकलने का प्रयास करता है। तभी उसके पिताजी जो है उसको बुलाते हैं और उसे गोद में उठाकर चूमने लग जाते हैं। मदन को लगता है कि क्योंकि मदन जो है ना अपने पिता से डेली पिटाई खाता था, याद रखिएगा, पूछ देगा कि कौन अपने पिता से डेली पिटाई खाता था, ठीक है ना। अपने पिता से डेली मार कौन खाता था, तो वो मदन था। मदन जो है अपने पिता से मार खाता था बराबर, ठीक है। मदन को लगता है कि आज तक तो पिताजी ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं किया है, पर आज इतना प्यार कर रहे हैं। मदन सोच में पड़ गया था। वह तभी उसके पिताजी मदन को कहते हैं, तभी उनके पिताजी मदन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाह बेटा, तूने तो वह कर दिखाया जो मैं पिछले कई सालों से नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। उनके पिताजी जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से नहीं कर पाया हूँ, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि गिरधर लाल भी चाहता था कि उसके फैक्ट्री से कब उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि सेन साहब बहुत ही घमंडी टाइप का आदमी था। गिरधर लाल अपनी प्रतिष्ठा इज्जत के चलते से वह सेन साहब को कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं बोलता था कि मुझे निकाल दो। उस इंतजार में था गिरधर लाल कि मतलब कब हमको निकाल दिया जाए, ठीक है। क्योंकि गिरधर लाल जो था वो बेचारा बड़ा ही नरम दिल का आदमी था, नरम दिमाग का आदमी था। सोचता था क्या कैसे उनके मतलब बिना अपने मन से निकल जाए जब तक मालिक न कहे। इसीलिए वह निकलना तो चाहता था पर वो कुछ बोल नहीं पाता था। पर आज उसके बेटे मदन के चलते जो है सेन साहब ने गिरधर लाल को फैक्ट्री से क्या किया, बाहर निकाल दिया, मतलब नौकरी से हटा दिया। इसलिए उनके जो है यानी कि मदन को उनके पिता ने क्या दिया, उसके पीठ थपथपाई, चावसी दिया, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस गद्यांश को जो है, इस सारांश को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह से आगे प्यार देते रहिए, जिससे कि हम आगे आपको वीडियो और प्रोवाइड करते रहे। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे नोट में हमने कुछ लिखा है, हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिंक भी दिया हुआ आपको जो है क्या कहते हैं
श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो हमने सब्जेक्टिव भी करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा का हमने ऑब्जेक्टिव भी करवा रखा है। लिंक है आपके पास 20 के दांत का जो ऑब्जेक्टिव करवा रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सभी का। भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव करवा रखे हैं हमने दोस्तों। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ जा करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और छठा पॉइंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जा सकते हैं। नीचे जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ लेने में आसानी हो जाए दोस्तों। टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ दिया हुआ है और टेलीग्राम पे फाइल बना हुआ पीडीएफ का, वहाँ से जा करके आप सारा पीडीएफ देख सकते हैं, जिससे कि आपको ज़रा सा भी तकलीफ ना हो। मैंने बहुत आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे जा करके सारा पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम पर आपको जो है सारा वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारे द्वारा, फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इस 20 के दांत कहानी का जो है सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव दोनों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप जो है नीचे जो है प्लेलिस्ट में आई बटन पर दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।